स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी लिमिट को एक्सपेंशन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो पहले इस टॉपिक के कुछ मीनिंग क्या होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखना जरूरी है। तो अगर जो इसका कॉन्सेप्ट है खासतौर पे एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सपेंशन पे ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, मेंस में तो मे भी इससे भी एक दो आ सकते हैं मे भी, बट इसके पहले जितना पढ़ा गया था मोस्टली मेंस में उसी जगह से ही आता है। बट एडवांस में थोड़ा सा ये श्योर हो कह सकते हैं हम लोग कि इससे आता ही आता है, मतलब जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एडवांस के भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले एडवांस क्वेश्चन थे लेकिन थोड़ा पुराने थे। ठीक है, हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन को सीखने के बाद हम लोग 2-3 साल पहले के भी एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये जो बड़ा सा डाटा हमने 6 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्सपेंशन समझते हो आप कि कई चीज़ों को सम या सब्ट्रैक्ट करके लिखना और इनफाइनाइट टर्म या 10 टर्म 50 टर्म 20 टर्म कहीं पे जाकर खत्म होता है, उसे सीरीज कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। यूज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये। ठीक है, कैसे यूज होता है वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर टाइप के जो फंक्शंस है इनके एक्सपेंशंस की वैल्यू मैंने सामने लिखा हुआ। अब अगला क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, सर ये आया कहाँ से? एक पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, ये कहाँ से आया? ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, कैसे आ गया? साइन एक्स का कॉस एक्स का 1 प्लस एक्स की पावर n का। फिर आप सोच रहे होगे सर साइन और कॉस का होता है, क्या tan का नहीं होता है? tan का भी होता है, कॉट का भी होता है, सेक का भी होता है। दुनिया का चाहे जितना बड़ा फंक्शन हो उन सब फंक्शंस का हम लोग एक्सपेंशन सीखते हैं, चाहे जितना बड़ा हो। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक, लेकिन मैंने मेनली 6 ही लिखा है। रीजन है इसके पीछे क्योंकि ये जो 6 है ये ज़्यादा पॉपुलर है क्वेश्चंस में हैंडल करने के लिए। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 6 में से कोई ना कोई आए, हो सकता है साइन इनवर्स भी हो, tan इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैंने 6 ही लिखा है खास तौर पे। तो अगर आप और भी लिखना चाहते हो तो आप उसके लिए बुक का सहारा यूज़ करो, बुक का हेल्प लो। ठीक है, और बुक हेल्प में बाकी के जो 4 टेक्नोमेट्री है, मैंने साइन कॉस लिखा है तो जो बचे 4 उसका लिख लेते हो, फिर इन्हीं के इनवर्स का भी होगा। तो देखना आपको बुक में भी ज़्यादा नहीं लिखा होगा, बस उतना ही लिखा होगा जो आपके बुक में क्वेश्चन ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग के असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ आपको दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के तौर पे एज ए सेट लेवल पे, ठीक है, तो उस नोट्स में कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेनली मैंने 6 लिखा। अब अगला क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से, कि फॉर एक्स का क्या रीजन है कि यही होता है। ln 1 प्लस एक्स मतलब log 1 प्लस एक्स का क्या रीजन है कि यही होता है। साइन एक्स का ये क्या रीजन है कि ये सारे रिजल्ट्स आपके यही होते हैं, क्यों होते हैं? गाइस ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी प्रूविंग। जब आप 12th के बाद चाहे कुछ भी करना, कोई भी ग्रेजुएशन साइंस लेवल पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम पे एक थ्योरम पढ़ाया गया है जिसका नाम है मैक्लॉरेंस थ्योरम। ठीक है, मैक्लॉरेंस थ्योरम या टेलर्स थ्योरम के थ्रू भी हम लोग इस सारे डाटा को प्रूव करते हैं। बट ये दोनों थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। बस अब मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पे जो मैक्लॉरेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम जो आएगा वो इस तरह के फंक्शंस को एक्सपेंशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये वहाँ पे आप सीखोगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि ये चीज़ आप प्रूविंग कहाँ सीखोगे, कब सीखोगे, ये सारी बात बता दिया। ठीक है, हमारा काम सिर्फ आज का लेक्चर का ये है कि इसके रिजल्ट्स को याद रखना है। अगर आप याद कर लेते हो तो होपफुली आपके एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है और इसके लर्निंग के प्रोसीजर क्या क्या है, वो सारे बात हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है e की पावर x। ठीक है, तो याद करना थोड़ा बड़ा बढ़िया है, 2-3 और बीच बीच में कहीं ना कहीं अजीब भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स होकर सुनना। e की पावर x का ध्यान है, सिर्फ पावर में x लिखा है और बेस में सिर्फ e है, e एक्सपोनेंशियल वाला ही है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पावर 1, तो देख सकते हो यार 1 प्लस के बाद x के पावर 1 बढ़ रहा है, 1 2 3। अगर आप इसको और अच्छे से फील करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं।
ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होता है, एक्स पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगा, 1/1 की वैल्यू भी 1 होगा। यानी कि आपके जो कॉपी में 1 लिखा था उसके प्लेस मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि थोड़ा सा आपको याद कराने में आसानी। अब देखो क्या इसका पैटर्न चल रहा है। जो पावर होता है एक में, उसके पावर 0, फिर पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, इस तरह से लिखते चलते हैं। और ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 4-5 टर्म्स तक ही लिखते हैं मैक्सिमम, इसी में हमारा काम बन जाता है। ठीक है। और जो नीचे आ रहे हैं, जो इस x के पावर है उसी का फैक्टोरियल नीचे आ रहे हैं। जैसे पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 0 है तो 0 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इस तरह के डाटा को अगर आप थोड़ा इस तरह से अरेंज करोगे तो अच्छा रहेगा याद करना। तो ये डाटा मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि एक पावर x में सीक्वेंस याद करने में आसानी रहेगी कि जो पावर होता है वो उसके पावर होल नंबर चलते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो मैथमेटिकली तो यार गाइस ये 1 ही लिखा है, वो तो मैंने आपको याद कराने के लिए सेट किया था। अब बात करते हैं कि a की पावर x का क्या होगा। पहला तो e पावर x था, तो बेस तो e था। यहाँ पे एक पावर x बोले तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है a की प्लेस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो क्योंकि अगर आप पहला याद कर लेते हो तो इसके हेल्प से आप सेकंड बना सकते हो। सेकंड बनाने से पहले हम थोड़ा सा पहले वाले में और भी डिस्कशन कर लें तो बेटर रहेगा। क्या डिस्कशन है? जैसे e पावर x पे हमने पढ़ा दिया आपको। अब हो सकता है कि जब क्वेश्चन ट्राई करो तो एक्सपेंशन में भी इसका पूछ ले, e पावर -x का शायद हो सकता है। तो सिर्फ आप पहला याद करो, पहले में x के प्लेस में बस क्या रिप्लेस कर देना, -x। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आपको रिप्लेस करना होगा सिर्फ और सिर्फ -x। तो ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा किसका, e पावर -x। ठीक है। तो फिलहाल ये अपने को नहीं पढ़ना, ये मैंने ये भी बता दिया कि कब पढ़ना है कब नहीं। ठीक है। चलो अब एक पावर x के बारे में बात करते हैं। एक पावर x को हम लोग मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं एक पावर x ln। ये बात हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक पावर b को पढ़ाया था, एक पावर b ln है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। आप जाके देखो, dl जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे या जब ये लिमिट क्वेश्चन आया था x के पावर 2x वाला, आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो उसी सामने हमने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है। तो देख सकते हो एक पावर b की जगह सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, x, और यहाँ पे b यहाँ पे लिखा है तो इसीलिए लिख दिया b सामने, यानी कि ये एक सामने आ गया और ये है ln। ठीक है। तो इस तरह से हमने उस फॉर्मेट को लिख दिया। तो अब बताओ, अब क्योंकि मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया तो अब आपको पता चल चुका होगा कि फर्स्ट वाला अगर याद है तो ये वाला आसानी से काम हो गया। बेस e, x के प्लेस पे क्या भाई, x ln है। तो इसके रिजल्ट में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ x ln a से सब्स्टिट्यूट कर देना है। कहीं भी दिख रहा है x वहाँ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन मैं थोड़ा इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। पहले याद अगर होता है तो कई सारी बातें आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक पावर x का जो एक्सपेंशन होगा वो ये होगा, क्योंकि मैथमेटिकली एक पावर x को यही लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन मतलब इसका एक्सपेंशन। ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे काम का क्या होने वाला है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये एक पावर x का एक्सपेंशन इस तरह से क्यों बनता है। तो आप चाहो तो कॉपी में मिटा सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप इसी जगह कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला केस, इसमें लिखा है ln 1 + x, मतलब यहाँ पे log 1 + x है। तो ध्यान रहे ये एक्सपेंशन तभी लग रहा है जब बगल में 1 प्लस होना चाहिए। जो हम रट रहे हैं ये 1 के बाद जस्ट प्लस होना चाहिए। ठीक है। क्या करें? तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस इस तरह चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस पैटर्न में चल रहा है। और स्टार्ट कैसे हो रहा है x के पावर में, x के पावर 1। तो जो नंबर है वही नीचे लिखा है, जो x के पावर है वही नीचे लिखा है, जो x पावर वही नीचे लिखा है,
एंड सेम प्रोसीजर से आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है, ठीक है। ध्यान रहे नीचे फैक्टोरियल नहीं है जब हम लॉग के क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक। एक्सपेंशन तभी होगा गाइस जब यहाँ पे 1 प्लस होना नेसेसरी जरूरी है, ओके। लेकिन अगला क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर इस प्लस जब माइनस हो गया तो क्या करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आप शायद ये सोच रहे होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा मुझे इधर उधर दिखाना पड़ेगा आपको। मान लो अगर ये पूछ दिया है या क्वेश्चन में कहीं दिख गया और मुझे यूज करने की जरूरत है कि ln 1 माइनस एक्स कैसे यूज करें, तो सिर्फ आप ये याद किए रहना थर्ड वाला। तो इसके x के प्लेस पे अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या ये डाटा बन जाएगा। अगर x के प्लेस पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स में भी जहाँ जहाँ x होंगे वहाँ आपको माइनस से सब्स्टिट्यूट करना होगा जहाँ भी आपको x दिखेंगे। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ रखेंगे तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस। तो होपफुली अगर आप रख के देख पा रहे हो तो ये पूरा माइनस बन जाएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम चलाएंगे अगर कभी भी ln 1 माइनस एक्स हुआ तो, ठीक। तो मैंने थर्ड वाला भी बता दिया। अब आते हैं फोर्थ को याद करना गाइस थोड़ा आसान है। कैसे, साइन में x के पावर 1, ठीक है, साइन में x के पावर 1, तो जो पावर है उसी का फैक्टोरियल और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न चल रहा है। तो ये तीनों आप इस तरह से याद कर सकते हो यार, चाहे ln को साइन हो या कॉस हो, इन तीनों ही केसेस में जो साइन होता है प्लस माइनस का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइन के केसेस में जो x का पावर है वो ऑड आ रहा है, 1 3 5, अगला 7 आता, अगला 9 आता, फिर 11 आता, समथिंग टाइप। और जो पावर आ रहा है x का उसी का नीचे फैक्टोरियल लगा है, जो पावर आ रहा है उसी का फैक्टोरियल नीचे लिया है, ठीक है। ये हो गया साइन x का। अगर यहाँ पे साइन माइनस एक्स हो गया तो x के प्लेस में माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, काम मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिफ्थ पे, इसमें कॉस एक्स। तो जैसे आप स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ पे जो 1 लिखा है, इस 1 को हम मैथमेटिकली अगर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे पहला इसलिए लिख के दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इससे थोड़ा सा शुरू से आपका एक पैटर्न बन जाएगा समझने का। कैसे, कॉस एक्स अगर होता है तो एक्स का जो पावर होता है वो इवन नंबर से स्टार्ट होता है। 0 एक इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से चलता चला जाएगा। और अल्टरनेट प्लस माइनस लॉग में, साइन में, कॉस में, तीनों ही में अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। सिर्फ आपको x का पावर सेट कर लेना है कि अगर कॉस होगा तो पावर इवन होगा, साइन होगा पावर ऑड होगा, तो ln होगा तो पावर नेचुरल नंबर होगा। ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी, इससे ही सिर्फ एग्जाम तक याद करना पॉसिबल है, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं कि अब इसको एग्जैक्टली रटे जा रहे हैं। रट तो नहीं पाओगे किसी भी कीमत पे, अगर अभी रट भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इन फ्यूचर, लेकिन भूलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक। ये जो मैं छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ इसको आपको रटना है। क्या रटना है कि जब लॉग पे एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो पावर आता है वो नेचुरल नंबर आता है, देखो, और जो पावर होगा वही एग्जैक्टली नीचे कॉपी होता है, 3 3 2 2। साइन एक्स के केसेस में जो पावर होगा वो ऑड होगा, 1 3 5 समथिंग, ठीक। और जो पावर होगा नीचे उसके जस्ट उसी का फैक्टोरियल होगा, 3 है 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। जैसे cos x है, cos x में जो पावर होगा वो इवन नंबर होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे इवन में, फिर 2 4 6, और जो पावर होगा उसी का नीचे उसके फैक्टोरियल्स होंगे। इस छोटी छोटी बातों से आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। और अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो x पावर 0 फैक्टर 0 है, तो सॉल्व करने के बाद तो 1 ही आता है ना, तो उतना फालतू में क्यों लिखें, ठीक है। ये भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए काम किया, ठीक। तो एग्जैक्ट जो नॉर्मली बुकों में होता है मैंने वही लिखा है, यहाँ से भी ये सब हटा दो फालतू बातें, वो सारी बातें मैंने आपको सिर्फ याद कराने के लिए बताया कि शुरू से इस तरह से होता है, ठीक है। अब आते हैं 6 फॉर्मूले पे। 6 वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बाइनोमियल में पढ़ा है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करना सही अभी तो नहीं है फिलहाल,
लेकिन मैं एक बार कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर है, याद करो जब n नेचुरल नंबर होता है तो इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में आता है, मतलब NC0, NC1, NC2 टाइप के डाटा इसमें आते हैं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन अगर n निगेटिव हो जाते हैं या फ्रैक्शन हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था, क्या बोला, n निगेटिव या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोले तो रैशनल नंबर में होना चाहिए, और या पावर निगेटिव इंटीजर, जैसे n की जगह पे -5 हो, -2 हो, या फिर 2/3 हो, 1/4 हो, 5/9 हो, ठीक। तो इस सीरीज का एक्सपेंशन जो होगा वो कहीं खत्म नहीं होता है, ये इनफाइनाइट खत्म होता है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर होता था तो वो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स पे खत्म होता था। अगर ये नेचुरल होता था तो n+1 इसके टोटल टर्म्स होता था, आपको याद होगा बाइनोमियल में, ठीक है। लेकिन अगर पावर इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, तो ये खत्म होता है इनफाइनाइट टर्म्स पे, इस बात का ध्यान दें। और ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब 1 प्लस के बाद जो डाटा यहाँ पे दिखे, या डाटा की वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, या इस -1 से 1 को मैथमेटिकली हम लोग mod x <1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आपको सामने यहाँ पे शेयर की। फिर से बोल देता हूँ, याद करने का सबसे बेहतरीन तकनीक यहाँ पे ये है, log sin cos में अल्टरनेट प्लस माइनस, ln होगा तो x का पावर नेचुरल चलेगा, साइन होगा तो x के पावर ऑड चलेंगे, कॉस होगा तो x का पावर इवन चलेगा, ठीक। साइन और कॉस में सिर्फ उसका फैक्टोरियल नीचे आते हैं, जो पावर लिखे जाते हैं, जो पावर लिखे जाते हैं उसका फैक्टोरियल आता है कहीं भी, चाहे साइन का केस हो चाहे कॉस का। बट ln के केस में ऐसा नहीं है, जो नेचुरल होगा एग्जैक्टली वही नेचुरल नीचे आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सपेंशन के बारे में बात की। आइए देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जैसे याद करो आप जब डीएल पढ़ा था हमने, तो डीएल का यूज़ करके हमने कुछ बातें प्रीवियस लेक्चर्स के फॉर्मूले जो याद किए, वो सारा हमने डीएल मेथड से प्रूफ करके दिखाया। अब हम लोग इस एक्सपेंशन थ्रू देखेंगे कि जो रिजल्ट हमने डायरेक्ट फॉर्मूले तौर पर याद किया है, क्या वो सारे रिजल्ट एक्सपेंशन से भी होते हैं। और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया मेथड थर्ड क्यों दिया, आप सोच रहे हो सर मेथड 2 कहाँ गया, मेथड 1 कहाँ गया। तो मेथड 2 से मैं कह रहा हूँ जो डीएल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, तो मैं मेथड 2 बोल रहा हूँ। तो मेथड 1 कहाँ है, तो जो डीएल रूल पढ़ा गया था उसके पहले जितने वीडियो, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस होंगे, वो सारे वीडियोस को मिलाकर मैं मेथड 1 कह रहा हूँ, ठीक है। आप सोच सकते हो कि सबसे ज़्यादा वीडियो हम लोगों ने मेथड 1 पे सीखा है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ये बट कुछ जगहों पे हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डीएल भी कुछ जगहों पे सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो उसके पहले पढ़ाया गया था 4-5 दिन तक, 4-5 वीडियो बनाए गए, वो सारे आपको लंबे समय तक क्वेश्चंस में छोटा करने काम आते हैं, जिसे हम एडजस्टमेंट मेथड कहते हैं। ठीक, एडजस्ट करना मतलब कि अगर साइन एक्स है तो नीचे एक्स चाहिए होता है, इस प्रोसीजर को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मेथड 3, आई होप आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले सारे पता होंगे और इसको आप नोट कर लो। अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला चाहते हो तो प्लीज़ बुक का आप हेल्प ले सकते हो, लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये मेनली मैंने 6 वही लिखे हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, और इन 6 में ज़्यादा यूज होता है साइन कॉस के टर्म्स, ज़्यादातर साइन कॉस के यूज होते हैं। लॉग और इक पावर एक्स का थोड़ा बहुत रेयर केस में देखने मिलता है, बट साइन कॉस मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस बेसिक्स पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 2 बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो यार, चाहे मेथड 1 हो, मेथड 2 हो, मेथड 3 हो, आगे का क्वेश्चन तभी वर्क होता है चेक करते समय अगर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म पाते हैं तो, वरना नहीं, ठीक है। ये वही देख लेते हैं क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेक करने से सबको पता है साइन 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो बहुत पुराना बात हो गया, आदत हो गई होगी अब चेक करने की। ये 0/0 का फॉर्म, ठीक। आप क्या करें, तो इस सिचुएशंस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ऊपर साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो यूज करेंगे हम लोग एक्सपेंशन। आई जिसका एक्सपेंशन याद है, मैं हालांकि वही क्वेश्चन दूंगा जो एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, इसके अलावा भी हो सकता है, बट मैंने जितने भी बुक में या असाइनमेंट देखा है
उसमें जितने भी मैंने डाटा लिखवा है मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक मैं कहूँ तो 95% केसेस में वही 6 में से कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, कुछ और आगे क्या करना है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा भाई, हमने क्या बताया था, साइन केस में पावर जो होता है वो ऑड होता है। तो क्या होगा ऑड में साइन एक्स का, ये होगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट टिल इनफिनिट। ठीक, एंड पूरे के डिवाइड में क्या लिखा है एक्स। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर से हर एक के डाटा में एक्स हर जगह आ रहा है, एवरीवेयर एक्स इन न्यूमरेटर प्लेसेस। ठीक है, एक्स 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 एक्स। तो अगर ऊपर से हम एक्स कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा एक्स पावर 5 फैक्टोरियल एंड एक्स के पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट इनफिनिट। आप थोड़ा पूरा लिख लेना यहाँ पर टिल इनफिनिट, स्पेस कम इसलिए थोड़ा सा मैं कंजूसी कर रहा हूँ। और यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस एक्स से इस एक्स को खत्म कर दिया। ठीक, अब जैसे ये खत्म हो तो अगर अब लिमिट को रखा जाए, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि अगले स्टेप कॉपी में ये नहीं रहेगा, सिर्फ इतना दिखेगा जितना आपको इस समय दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट्स में अब आप एक्स को 0 रख देना है। तो जैसे एक्स को 0 कहेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, इस तरह से 0 0 0 इनफाइनिटम आता है। तो चाहे जितनी बार ऐड करोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बचेगा क्या 1, एक नंबर बचेगा, बाकी सारे आगे के डाटा कितने हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा इससे भी कि इसका रिजल्ट हम लोगों ने 1 डाटा होगा। तो इस डाटा का जो प्रूविंग है हम लोगों ने शुरुआत में डाटा था, मेथड 2 यानी कि डीएल रूल से हम लोगों ने भी देखा था कि 1 आता है, और अभी हम लोग आज के लेक्चर में एक्सपेंशन के थ्रू देख रहे हैं कि 1 ही क्यों आया। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एक्सपेंशन का कमाल। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या एक्स टेंड्स टू 0। सबसे पहले चेक कर लो आप, साइन 0 को 0 होता है, 0 माइनस 0 0 एंड 0 को क्यूब 0। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद भी ये गाइस श्योर हो चुके हम लोग कि 0/0 कॉमन। अब क्या करें, तो अब आपको यूज करना है एक्सपेंशन, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा एक्सपेंशन बेस्ड ही है, तो एक्सपेंशन से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में कौन सा स्ट्राइक फर्स्ट टाइम कर रहा है वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मोस्टली इसको लोग डीएल से ही लगाना चाहेंगे, तो डीएल से भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, बल्कि एक्सपेंशन। ठीक है, तो डीएल से जल्दी आएगा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सपेंशन का भी मीनिंग समझाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लिखना है। ये रहा साइन एक्स एक्सपेंशन, और सबसे बाहर क्या लगा हुआ है माइनस एक्स, और सबसे नीचे लिखा है एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस एक्स से ये एक्स खत्म, क्योंकि भाई ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है आफ्टर कैंसिलेशन। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ इतना टर्म बचेगा जो आपको दिख रहा है इस समय। तो इसमें से अगर हम एक्स को कॉमन ले लें तो ये बचेगा -1/3 फैक्टोरियल, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक्स के पावर 4/7 फैक्टोरियल। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया। अब आप लिमिट को एक्स को 0 टेंड करा दो तो सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा, बाकी हर जगह पे एक्स आ रहा है न्यूमरेटर में, तो वो सारे मिलाकर क्या हो जाएंगे 0। क्या आया रिजल्ट्स भाई, -1/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 2 × 1, तो ये सॉल्व करने के बाद -1/6 आएगा। यार ये बात तो आपको पता होगा यार, बाइनोमियल इतना पढ़ लिया गया। ठीक है, तो ये -1/6 आपको अच्छे से आ गया। ठीक है, नोट करो। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल और है, e cos x -1 - x upon x square। So now you first check which form of indeterminate है भी या नहीं, वो चेक करके पता करेंगे। तो जब x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो e cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये -1 तो 1 - 1 0, ये भी 0 हो गया, ये 0/0 फॉर्म। ठीक है, फॉर्म चेक करना बहुत आसान है इस एग्जाम्पल में।
तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा प्लेस है जिसका आपको एक्सपेंशन घटा है, वो है e पावर एक्स का। क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह चलता चला जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपको बाजू में क्या है, -1 माइनस एक्स, दिस -1 दिस माइनस एक्स, ओके। एंड सो नाउ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से कुछ पार्ट यार इसमें कैंसिल भी हो रहे हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देख सकते हो +1 -1। बेसिकली दिस पार्ट इज व्हाट, x पावर 1 इज x, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये फाइनली x ही लिखा है। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कैंसिल हो गया। तो ये स्टेप्स कैंसिल होने के बाद आपके सामने जो बचता है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। और गाइस अगर आगे और लिखते तो 3 के बाद हालांकि अगर लिख लेना चाहिए मुझे लगता है, तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल है। तो एक स्टेप और लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छे समझ में अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगा। ओके, तो कैंसिल होने के बाद ये स्टेप बना। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर से मिनिमम कौन सा डाटा है जो कॉमन आ रहा है, तो वो है x के पावर 2 केवल, कम से कम एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया गया। एक्स पावर 4 से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। और पूरे डिवाइडेड में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर मैं इसी जगह पे लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा हो चुका है इसलिए। आप देखो ये तो हट गया क्वेश्चन से, चाहो तो अगले स्टेप में इसको डिलीट करने के बाद लिखना सिर्फ ये ब्रैकेट वाला। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में x की जगह पर अगर 0 रखें जाए तो रख ही देते हैं, इसको लिखने कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको आंसर ही आने वाला है। तो जब x प्लस 0 रखेंगे तो सिर्फ पहला टर्म से फायदा होगा, बाकी सारे टर्म्स इनफाइनाइट टर्म तक सभी 0 होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक के न्यूमरेटर में हर जगह x जरूर आ रहा होगा, और जब उस x की जगह पर 0 को टेंड कराएंगे ये सारा मटेरियल 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इकलौता एक नंबर बचता है 1/2 फैक्टोरियल। 1/2 फैक्टोरियल बोले तो मैथमेटिकली 1/2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली दिख गया। मान लो मे भी क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे गाइस e पावर 2x होता तो थोड़ा वेरिएशन सुन लो, हालांकि करना नहीं है, सिर्फ सुन लेना। मान लो e पावर 2x होता तो क्या करते, तो आप क्या कहते सर हमने तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आप जैसे e पावर x का रटे हुए उसके x के प्लेस पे बस 2x लिख देना है बस, यानी क्या आएगा 2x का होल पावर 1, 2x का होल पावर 2, 2x का होल पावर क्यू, 2x का होल पावर 4। फिर सारा प्रोसीजर आपके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि x ही लिखा है, यहाँ पे x/2, 3x, -2/x, कुछ भी इस तरह के डाटा हो सकते हैं। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल्स मैंने और लिया है और ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस करस्पॉन्डिंग। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में चेक कैसे किया जाए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन के फिलहाल आप नीचे लिखे हैं, मेरे पास पे से सेट कर लिखिए। तो जब चेक करेंगे इसमें, तो जब x को 0 रखेंगे तो 1 + 0 1, ln 1 की वैल्यू 0 होता है, ये पार्ट 0 हो गया। फिर जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा मिलाकर 0 हो गया, तो 0 - 0 0, और नीचे रखेंगे तो x स्क्वायर, तो 0 की स्क्वायर 0, यानी ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करके हमने क्या पाया, ये जो गाइस है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, और अगर 0/0 फॉर्म बना तो कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ता है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं। लेकिन 0/0 फॉर्म बना है तो आई होप आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग डीएल भी लगा सकते हैं। नो डाउट, आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फाइनल आंसर आएगा सेम आएगा।
तो जैसे मैं एक्सपेंशन से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब ये सीख लेना तो खुद से एक बार ट्राई करना डीएल रूल से। क्या सारे सवाल डीएल रूल से लग जा रहे हैं? जब डीएल रूल से सीख लेना तो कोशिश करना कि एक्सपेंशन एंड विदाउट डीएल, क्या उसको हम लोग फर्स्ट मेथड से एडजस्टमेंट से लगा सकते हैं? नहीं। तब जब इतनी प्रोसीजर आप अपने साथ गुजारोगे तभी आप ये सीख पाओगे क्वेश्चंस को देखकर कि हाँ इस जगह पे कौन सा डायरेक्टली अटैक करना चाहिए, फर्स्ट मेथड, डीएल मेथड या फिर एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट को अलग पढ़े हो, डीएल अलग पढ़े हो और एक्सपेंशन अलग। भाई एग्जाम में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से मेथड लगेगा, तो तभी हो पाएगा जब आप प्रिपरेशन टाइम में आप इन सारी बातों को एक साथ मिक्स करोगे चीज़ों, तभी आप क्वेश्चन को देख के जजमेंट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कौन सा वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग log 1 + x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। ln 1 + x आप देख सकते हो, तो इसका एक्सपेंशन था नेचुरल नंबर और अल्टरनेट प्लस माइनस 1, फिर यहाँ पे 2 था, ठीक, 1 2 3, फिर यहाँ पे आया था 4 और ध्यान रहे अल्टरनेट प्लस माइनस था। एक बार आप जाके चेक कर लो। ठीक, इसमें जो जो डाटा अपने को दिख रहा है डायरेक्टली मैंने उसका यूज कर दिया। माइनस x टाइम्स cos x भी अपने को याद होगा, ये इवन का होता है, तो 0 वाला स्टार्ट हो गया तो उसकी वैल्यू तो फिलहाल 1 होती है, तो 2 वाला से काम बनेगा। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस भी होता है। एंड पूरे के डिवाइड में क्या है भाई, x²। ठीक, अब इसमें से थोड़ा सा हमें प्लान करने की जरूरत है। प्लान क्या है, अगर हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करें, फिर उसके बाद कुछ डाटा ऐसे भी होंगे जो कैंसिल हो रहे होंगे या मे भी कुछ डाटा कलेक्ट हो रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का अंदर, तो ये हो जाएगा -x प्लस x³/2 फैक्टोरियल माइनस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁴7/6 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट एंड होल डिवाइडेड बाय x²। मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कुछ डाटा कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये x है प्लस का, ये है माइनस का, कैंसिल हो गया। कुछ और कैंसिल हो रहे हैं क्या? कैंसिल नहीं हो रहे, अब बाकी चीज़ें कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसे इसमें x² आ रहा है, इसमें x² कहीं नहीं आ रहा, इसलिए ये सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देख सकते हो कि x³ एक से ज़्यादा बार आ रहा है। x³ का टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उनको अगर कलेक्ट किया जाए कि वो दोनों ही प्लस में है, तो x³ अगर कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 1/3 और यहाँ से बचेगा 1/2। इसी वे पे अगर आगे बढ़े तो इसमें 4 है, तो उसमें तो 4 के टर्म्स है ही नहीं, ये 4/4 आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें 5, तो 5 के टर्म्स इसमें भी हैं और इसमें भी। तो अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कब तक काम करेंगे। तो मेरा कहना है ये आप तब तक लिखते चलो जब तक कि नीचे वाले टर्म्स का जो डिग्री है x² उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। x² है, इससे जस्ट जहां बड़ा होगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्या कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं चाहता तो यहीं पे रुक सकता था, चाहता तो यहीं पे रुक सकता था, चाहता तो यहीं पे रुक सकता था, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने 2-3 टर्म्स एक्स्ट्रा लिख दिए, क्योंकि यार मुझे पता है कि x² नीचे है तो मुझे ऊपर से x² कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करना है। ठीक है, इस प्रोसीजर को हमें पता था, इसलिए मुझे मालूम नहीं करना था। तो आप इसको अच्छे से नोट करो इस पार्ट को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो यहाँ से आप देख सकते हो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसके बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट ब्रैकेट्स यानी कि फर्स्ट एलिमेंट होगा -1/2, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होता है, लिखो या ना लिखो, इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख ही देते हैं वरना कुछ लोगों को लग रहा होगा भूल गए, क्योंकि ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई बात बोला था कि ऊपर इस तरह के कॉम्बिनेशन कब तक लिखते आएंगे, तब तक जब तक कि नीचे वाले से जस्ट डिग्री 1 ज़्यादा होना चाहिए, या जितना ज़्यादा हो जस्ट इससे ज़्यादा हो बस। तो 2 था तो मैं चाहता तो 3 पे रुक सकता था, चाहे 4 पे या 5 पे, ठीक है। समझाने के लिए मैंने 2-3 स्टेप और लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे नीचे अगर डिग्री 6 होता एक्सपोज 6, ये भी लिखते हैं, ये भी और आगे भी कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि 6 से जस्ट ज़्यादा डिग्री टर्म्स तक हमें जरूर लिखना है, ठीक है। बेसिकली मेन फंडा ये होता है कि नीचे वाला कैंसिल करना है किसी भी कीमत। ओके, सो नाउ स्टार्ट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब एक्स जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये 0 आएगा तो ये मिला 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। और जिस तरह का पैटर्न है एक्स का पावर बढ़ रहा है, 1 2 3, अगला लिखते तो 4 आता, अगला लिखते तो 5 आता, तो एक्स सब में आते। इसका मतलब है कि अगर x को 0 रखते तो यहाँ से लेकर ये सारे टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाते हैं, तो सिर्फ फायदा बनता -1/2 + 0। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, -1/2। सो ऑप्शन 1 पे सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने हार्ट का सिंबल इसलिए बना दिया है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पेशेंस और कुछ बातें पुरानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इस क्वेश्चंस में करने के आपको मिलने को मौका मिलने वाला है, और इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए मैंने ये सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चंस का क्या वैरायटी है जो मैं इसको फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ। देखो गाइस, आज के पहले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, चाहे इस क्वेश्चंस के पहले जितने क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो हम लिमिट का आंसर फाइंड करते थे, नहीं, लिमिट का आंसर फाइंड 2 1/2 जो भी आता था, ठीक। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, लिमिट का आंसर आपको दिया है, लिमिट का आंसर आपको दिया है 1। और 1 किस तरह का नंबर होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है, पूरा प्रोसीजर में इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारी बातें हो सकती हैं, वो सारे बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक। अब सुनो क्या, आज के बाद कभी भी किसी लिमिट का आंसर अगर एक फाइनाइट नंबर टाइप्स का होता है तो इसमें एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक स्पेशल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो अभी फर्स्ट टाइम क्योंकि अभी पहली बार आ रहा है तो इसमें मैं मेन कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करूंगा। कुछ समय के बाद सेम क्वेश्चंस को एक अलग थ्योरी के थ्रू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा आसान भी लगे, ऐसा में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले मेथड बता लूँ क्योंकि यही मेथड मेन है, बाकी जो मेथड्स आते रहेंगे बीच बीच में वो हो सकता है कभी लगे या कभी ना लगे, वो हम बताएंगे कब लगेगा 100%, कब नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी तरह क्वेश्चन हो, अगर आपको लिमिट का आंसर दिया हुआ है तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न के थ्रू काम किया जाता है, ठीक है। और ध्यान दें, लिमिट का आंसर एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी 0 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तब आपको उस क्वेश्चंस में कुछ अलग से ऐसे वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर देते हैं
जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल ए और बी है, इसी दो वेरिएबल की वैल्यू हमें ए और बी ऐसा बताना है यहाँ रखकर कि जब इसको सॉल्व करें तो लिमिट का आंसर 1 आता है। तो हमें वो बताना है, पता नहीं है, यानी कि इन्होंने लिमिट का आंसर दे दिया और अब आपको बताना कैसा क्या ए बी रखने पे इसकी लिमिट का आंसर 1 आया। ठीक है, ये पैटर्न। अब मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर ये बात आपको क्लियर हो गया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसके एंड तक के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, जैसे मान लो लिखा है, सपोज दैट इस तरह कुछ लिख दिया और लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स, मान लो ये लिख दिया। ठीक, और मैं कहूँ कि इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। सपोज दैट मैंने इस तरह से लिख दिया, ध्यान है लिमिट मैंने 0 लिखा है। जो हालांकि प्रोसीजर में बताऊंगा वो किसी भी तरह के लिमिट्स हो सकता है, बट जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो 0 पे ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 ही हो। यहाँ पे इनफाइनाइट की भी लिमिट हो सकता है, लिमिट 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, -1 का भी, किसी भी तरह का लिमिट हो सकता है। ठीक है, बट हम सिखा रहे हैं 0 पे। कुछ समय बाद लिमिट की वैल्यू हम लोग 0 जब कुछ और भी लेके देखेंगे। ठीक है, तो देखते क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें से पी क्यू आर ऐसा क्या रखा जाए कि इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद आंसर फाइनाइट आता हो। तो देखो क्या तरीका है, अगर हम इस एक्स से सेपरेट कर ले दोनों में, तो ये कुछ इस तरह का आएगा। हमने एक फाइनाइट लिखा है, फाइनाइट जगह पे कुछ भी हो सकता है। इन जनरल हमने फाइनाइट इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पे 2 हो सकता है, -1 3 0 5 2 कुछ भी हो सकता है। अब बताओ जब x को 0 रखेंगे तो ये डाटा क्या हो जाएगा, x को जब 0 रखेंगे तो ये डाटा हो जाएगा 0, यानी कि 0 एक कैसा नंबर होता है, फाइनाइट। यही बात समझना है, अगर ये समझ गए तो आगे सारा स्टेप्स आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस q के बगल में तो कोई x दिख ही नहीं रहा है कि हम लिमिट रखें, इसका मतलब ये भी क्या है, एक फाइनाइट है। ये फाइनाइट क्यों है, पहला वाला क्योंकि x जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 बना देगा, तो 0 एक फाइनाइट नंबर होता है। यहाँ पे फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसके बगल में कहीं x दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेकिन जब x को 0 यहाँ रख रहे हैं तो ये 1/0 इनफाइनाइट बना रहा है, इनफाइनाइट। और आपको पता है कि 0 अगर नीचे होता तो 1/0 को इनफाइनाइट होता। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। फाइनाइट को फाइनाइट में अगर ऐड करेंगे तो ये फाइनाइट आएगा, अंडरस्टूड है भाई। जैसे 2 + 3 5 होता है, -1 + 6 -1 + 2/3 कुछ भी ऐड करोगे, अगर दो फाइनाइट को ऐड करते हैं तो हमेशा फाइनाइट आता है। तो यहाँ तक का डाटा फाइनाइट आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस में फाइनाइट चाहिए, तो इतना पार्ट तो फाइनाइट का आ रहा है, लेकिन इसमें एक टर्म ऐसा है जो इस पूरे क्वेश्चंस को गड़बड़ कर दे रहा है। सिर्फ एक टर्म इस एग्जांपल में, वो है r/x। जब ये वाला जो पार्ट है वो आपको इनफाइनाइट को टेंड करा रहा है इस पर्टिकुलर लिमिट्स पे। तो यहाँ पे स्टेप्स ये होता है कि जब क्वेश्चंस में आंसर फाइनाइट चाहिए तो आप उसके हर टर्म्स से इंक्वायरी करते हो, ईच टर्म्स, प्रत्येक टर्म्स, कि क्या भाई तुम फाइनाइट हो, वो कहेगा हाँ, चलो अच्छी बात है, हमें फाइनाइट ही चाहिए। दूसरे से पूछो क्या तुम फाइनाइट हो, वो भी कहेगा हम जी फाइनाइट है, तो अगर वो भी फाइनाइट कहता है तो बिल्कुल सही है। तीसरे से पूछेंगे, अगर वो भी मान लो कह देता है फाइनाइट है तो ठीक है और अच्छी बात होगी। लेकिन अगर उस किसी भी टर्म्स में चाहे एक से ज़्यादा बार इनफाइनाइट आया, जैसे बाई चांस एग्जाम्पल में एक ही बार इनफाइनाइट आ रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी इनफाइनाइट आए, जब हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो जब जिस पर्टिकुलर टर्म में उस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टर्म्स को हम लोग 0 लेट कर लेते हैं। और 0 क्यों लेट करते हैं,
जीरो क्यों लेट करते हैं? क्योंकि अगर आर की वैल्यू जीरो हो गया तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और अगर ये पूरा गायब हो गया तो जो इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को इनफाइनाइट बना रहा था वो वाला पोर्शन हट गया। तो दो फाइनाइट का समेशन हमेशा क्या आता है? फाइनाइट, और फाइनाइट ही तो हमें चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे हम फाइनल बात बताने जा रहे हैं आपको कि उस पार्ट को जीरो करते हैं। ये कब करते हैं? जब आपके सामने लिमिट का कोई भी क्वेश्चन एक फाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हो, तब कोई भी लिमिट क्वेश्चन हो फाइनाइट टाइप का। तो इस सारे सिचुएशंस में आप उस पर्टिकुलर टर्म्स को जीरो के इक्वल करोगे ऑलवेज 100%। कोई भी सवाल हो, जो पर्टिकुलर टर्म उस पूरे प्रोसीजर में इनफाइनाइट बना रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट बना रहे होंगे सिर्फ उसी पार्ट्स को आपको जीरो की इक्वल कर लेना है। यही हमारा मेन फंडा है। चाहे आगे मैं कुछ भी सिखाऊं, कुछ भी समझाऊं, डजंट मैटर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में गाइस असाइनमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो मैंने आई होप समझा दिया है यहाँ पे मोटी मोटी बात। मैं इस पेपर मिटा। अब हम बात करें यहाँ पे कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आया, ये सारी बातों का क्या निष्कर्ष निकल के आता है। यहाँ पे रिजल्ट्स ये है फाइनल कि जब भी किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस आपको रिजल्ट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे रिजल्ट का आंसर क्या है 1, और अगर वो रिजल्ट फाइनाइट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -1/2, 3/4, 5/6, डजंट मैटर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में आपका एक कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा, चाहे कोई भी सवाल करोगे, कोई भी सवाल करोगे ये जरूर बात आएगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर लोकेशन ऐसा जरूर होगा जिस पर वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा होगा, कहीं ना कहीं होगा। मैं अभी सॉल्व करूँगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो बस एक बात आपको एक मोटी मोटी बात याद रख लेना है, सॉल्व करते समय जो पर्टिकुलर प्लेस इनफाइनाइट होता है सिर्फ उसी पार्ट्स को हम जीरो के इक्वल लिखते हैं, सिर्फ उसी पार्ट को। लिखने का रीजन भी है क्योंकि यार इनफाइनाइट अगर फाइनाइट में ऐड होगा तो पूरा मिलाकर तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना। जैसे इनफाइनाइट में 3 ऐड करेंगे तो बेसिकली इनफाइनाइट ही, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या चाहिए? फाइनाइट। तो इसीलिए रूल बनाया जा रहा है कि जब भी ऐसा सिचुएशंस हो तो हमेशा आपको इनफाइनाइट वाले टर्म्स को हमेशा आपको जीरो की इक्वल करना होगा, जो पर्टिकुलर टर्म बनाए। अगला क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा क्या एक ही बार आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी आए, बट जितने भी क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं मैक्सिमम 2 टाइम्स ही दिखता है इनफाइनाइट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल थोड़े हमारे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, ए बी बहुत होगा तो एक नया वेरिएबल सी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2 वेरिएबल पे, तो मे भी 2 टर्म्स तक इनफाइनाइट हो सकता है, या 2 टर्म इनफाइनाइट हो सकता है, या एक टर्म भी इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये सारी बात हमने खत्म किया। एक लास्ट टाइम मैं इसका प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि ये स्टेप्स कब कब होता है। आपको लिमिट के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से बताने का। लिमिट के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, जो भी आंसर होता है गाइज वो एक फाइनाइट नंबर होता है, सिर्फ फाइनाइट ही नंबर होता है, ध्यान रखें। उसके बाद इस फाइनाइट नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ए और बी। तो इस तरह के प्रोसीजर में क्या वर्क होता है, कुछ पहले वर्क कर ले। जो बातें मैं बार बार बोलना चाह रहा था वो मैं जब सोल्यूशन करूंगा तो लास्ट में आपको समझाऊंगा कि ये बात क्या थी। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ax, फिर यहाँ बचेगा cos x। देखो x ax और ये cos x। cos x का एक्सपेंशन बच्चों याद है, इवन पावर होता है x का। ठीक, माइनस b। साइन x का एक्सपेंशन पावर ऑड होता है x का। बात आती है कब तक लिखेंगे? तब तक लिखो सारे टर्म में जब तक नीचे वाले पावर से जस्ट ज्यादा होना चाहिए।
तो देखो ये 5 तक चला गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो आप चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते तो यहीं पे स्टॉप कर सकते थे 6 के टर्म्स पे, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, और इन सब का रिजल्ट दिया है 1 के। अब इसमें प्रोसीजर स्टार्ट होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का। जैसे ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax माइनस ax क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, ax की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ax के पावर 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये रहा इनफाइनाइट टर्म्स तक का डाटा। मैंने कुछ नहीं किया, बस ax का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पर्टिकुलर bx का करो भाई, तो बाहर माइनस है इसलिए माइनस से भी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स की पावर 5 प्लस इनफाइनाइट, और इन सब के लिमिट के जो आंसर्स दिए गए हैं वो 1 के इक्वल, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक। अब अगला स्टेप आता है कि ऊपर से ऐसा कौन कौन से पार्ट हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो ये देख के सर्च करना पड़ेगा वो। तो जैसे यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है, और यहाँ पे भी x पावर 1 है, तो जितने भी x पावर 1 वाला पोर्शन है उसमें से x कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा a, वहाँ से बचेगा माइनस का b, और x हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, तो आई होप मुझे एक्स क्यू कॉमन दिख रहा है, तो अगर एक्स क्यू कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ से जब एक्स क्यू लेंगे तो ये बचेगा प्लस बी अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक। यहाँ पे 5, वहाँ भी 5 है, तो एक और लिख लेते हैं, तो x पावर 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा a बाई फैक्टोरियल 4, और वहाँ से बचेगा माइनस बी बाई फैक्टोरियल 5, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। और ये सारे लिमिट का आंसर आपको दिए गए हैं 1 के इक्वल, ठीक। तो समय आ गया है, लास्ट स्टेप्स क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसको आप कॉपी करो, फिर हम सारी बातों एक बार ध्यान से सुनते हैं। अब हम लोग इस स्टेप्स के बाद अगर आगे बढ़े, यहाँ पे अगर एक्स क्यू से इनके हर टर्म्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा a प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स पहले से और नीचे एक्स क्यू है तो कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बी अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक। थर्ड टर्म में अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे क्यूब आएगा तो 2 हो जाएगा पावर में, तो बचेगा एक पावर 4 एंड माइनस बी बाई फैक्टोरियल 5, और इस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और इस लिमिट्स के जो आंसर्स दिए गए हैं आपको वो दिए गए हैं गाइस 1 के इक्वल। अब समय आ गया बात को समझने का। 1 कैसा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, मैंने इस साइड ए फाइनाइट नंबर लिखा है। अब बताओ इस लिमिट पे अगर हम बात करें तो x की जगह पे जब 0 रख रहे हैं तो क्या ये डाटा इनफाइनाइट बना रहा है, क्योंकि बाई 0 नीचे है तो 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये डाटा क्या बना रहा है इनफाइनाइट। इसमें कहीं भी x नहीं दिख रहा है तो ये अंडरस्टूड है, तो ये फाइनाइट हमेशा रहेगा। क्या ये इनफाइनाइट बना रहा है, फाइनाइट बना रहा है, कैसे पता करें, जब x क्यू यहाँ रखेंगे ये 0 होगा, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर 0 होगा, तो 0 एक कैसा नंबर होगा, एक फाइनाइट नंबर ये भी होगा। आगे के जितने भी टर्म्स आएंगे आप देख सकते हो यहाँ से पावर बढ़ना स्टार्ट हो गया, एक्स स्क्वायर हो सकता है अगला कुछ एक्स पावर 7 या 6 आया हो, आई डोंट नो, ओके। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब जब एक्स को 0 रखेंगे तो आगे के टर्म्स भी 0 होता चला जाएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो मैं सारी कहानी सुना रहा था वो सारी कहानी क्या मतलब निकल के आ रहा है। मैंने वहाँ पे ये बताया था जब किसी भी लिमिट के आंसर्स आपको दिए जाते हैं और अगर वो आंसर फाइनाइट टाइप का है, कोई भी फाइनाइट हो सकता है 2 1 -1 बाई 2 3 कुछ भी, तो उस तरह के सिचुएशंस में लिमिट को जब सॉल्व करें
उस पार्ट को जीरो करते हैं ऑलवेज जो उस क्वेश्चंस में इनफाइनाइट बनाने में हेल्प करता है। इनफाइनाइट बनाने में ध्यान रखें। यहाँ पे इनफाइनाइट कौन बना रहा है? सिर्फ ये वाला पोर्शन। सो फॉर फाइनाइट के लिए, क्योंकि हमें लिमिट का आंसर कैसा चाहिए, फॉर फाइनाइट लिमिट के लिए अपने को कौन से पार्ट को जीरो करना पड़ेगा? 1 + a - b = 0। तो जब ये पार्ट गायब हो जाएगा तो अब बताओ ये भी फाइनाइट हुआ, ये भी फाइनाइट हुआ, अगला भी फाइनाइट आता है क्योंकि वो भी जीरो होने वाला है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर जगह फाइनाइट ही फाइनाइट का दौर चलता, और हमें कैसा भी चाहिए, फाइनाइट। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में फाइनाइट लिमिट दिया है तो हमें उस पार्ट को जीरो के इक्वल करना पड़ता है जो इनफाइनाइट है। अब चाहो तो नीचे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिर एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो अब बताओ यही लिमिट वापस क्या बन गया आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन? तो ये तो हट गया क्योंकि ये जीरो हो चुका है। इस लिमिट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पार्ट हट गया जीरो, प्लस ये बचेगा -a/2। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, प्लस 0 0 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और लिमिट आपको दिया कितना, एक फाइनाइट। तो अब अंडरस्टूड है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, इस पार्ट का डाटा जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू फाइनाइट क्वेश्चन। ये डाटा हमने कॉपी कर लिया, x की जगह पे जब ये जीरो रखेंगे तो ये पोर्शन जीरो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू जितने भी आगे टर्म आएंगे सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि सब में बगल में x दिखेगा। हालांकि मैंने 2 ही टर्म तक लिखा था, अगर आप चाहो तो कॉपी में 2-4 और बढ़ा लो सीरीज में तो अपने आप दिख जाएगा कि x की वैल्यू बढ़ रहा है। उसके बाद क्या किया कि इनफाइनाइट वाला पोर्शन जीरो हो गया, इस पार्ट ये हमेशा फाइनाइट है तो कॉपी कर लिया, ये भी फाइनाइट है क्योंकि एक्स पे जीरो रखने पे, और इस तरह से आगे भी जीरो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस लिमिट के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा आंसर बचता है -a/2 b/6 एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आएगा 2b - 3a is equal to 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं सेकेंड चेक कर लेता हूँ, एलसीएम 6 हो जाएगा तो ये बचेगा -3a और ये बचेगा 1 एंड 6, या बिल्कुल सही। तो अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है। इन दोनों को सॉल्व कर गाइस आप ए और बी बड़े आसानी से निकाल सकते हो, हालांकि मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये सॉल्व करना आसान है, फर्स्ट प्लस सेकेंड को अगर ऐड कर लें, यही तक काम था लिमिट का। आप जो भी कर रहे हैं ये आपको 10th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल का चल रहा है। ऐड करेंगे तो b से भी खत्म हो जाएगा, a - 3 हो जाएगा -2a एंड +1 इज इक्वल टू 6। यह आ जाएगा -2a इक्वल टू -5, सो गाइस a इक्वल टू 5/2। इस a की वैल्यू हम कहीं भी रख दें, आप यहाँ जो चाहें, तो b इक्वल कितना आ जाएगा 3 × 5/2 इज इक्वल टू 6। इस चीज़ की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं। ठीक है, यह आ जाएगा 6 + 5 5 3 = 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 = 18, 18 + 5 33/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ए एंड दिस इज द बी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेशन देख लेते हैं सब सही चल रहा है माहौल। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो 6 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, एलसीएम लिया तो ये लिमिट को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 था, ये 1 वहीं का है जो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 6 लेंगे तो यहाँ पे आएगा -3a + b। ओके, यहाँ तक सब सही है। इनको जब ऐड किया तो b से भी खत्म, a - 3 तो ये हो जाएगा -2a, अब बचेगा प्लस का 1, और राइट साइड ऐड करेंगे तो 6 + 0 को 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 1 उधर चला के, तो देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 आएगा। तो गाइस दिस पार्ट इज व्हाट -5/2 बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5/2। ठीक है, जब -5/2 रखेंगे तो माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये 12 - 15 तो ये आ जाएगा -3/2। सो आई होप गाइस अब सही होगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। फिलहाल मेथड सेम था, मेरा मेन मतलब यहाँ था फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, कुछ एग्जाम्पल अभी हो गए।
तो अब हम बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल्स की, ठीक है। अब देख सकते हो कि जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने वहाँ चेक ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिमिट का आंसर तो दिया है तो हम चेक क्यों करें, बस बात है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसीजर यूज़ किया। अब इसे यहाँ देख सकते हो लिमिट को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट का आंसर अपने को दिया है 0। तो 0 कैसा नंबर होता है गाइस? ये एक फाइनाइट नंबर होता है। यानी कि इसको सॉल्व करते समय जो टर्म्स इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर पार्ट्स को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले उस पैटर्न्स में सेट करना मुझे इसको बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सेट करें? तो इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले लें x+1, और ये बहुत समय पहले आईटी में आया था, एडवांस में, काफ़ी समय हो गया है, 9-10 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ax+b एंड x+1। कोई भी सवाल है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट का आंसर अगर एक फाइनाइट होता है, पैटर्न आपके दिमाग में वही चलना चाहिए कि अगर कोई भी प्लेस इनफाइनाइट बनाता है उस पर्टिकुलर पार्ट्स को आपको 0 के इक्वल कर देना, आर्क बन देना। ये इसी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पैटर्न में लाने के लिए मुझे कुछ इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, ये आएगा ax² प्लस x टाइम्स a+b एंड प्लस का b, ठीक है। अब अगर ऊपर से हम लोग कुछ कॉमन ले लें, मतलब जिसे कहते हैं सेट करना, तो x² के बाजू में आएगा 1 - a, फिर x के बगल में तो x का कोएफिशिएंट फिलहाल है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -a+b इंटू एक्स। एंड प्योर कांस्टेंट टर्म की बात करें, यह जाएगा 1 माइनस का b, और ये है x+1, 0 = 0, ये दिया है वही लिख दिया। अगर अब देखा जाए तो ये ऊपर पॉलिनोमियल है, ठीक साहब, ऊपर क्या है? पॉलिनोमियल। नीचे भी क्या है? पॉलिनोमियल। ऊपर की डिग्री जो है पॉलिनोमियल में 1 डिग्री की, और नीचे की जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो 2 डिग्री का है, ठीक। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2। तो अब बताओ, इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमने जो पढ़ाया था पॉलिनोमियल केसेस में, उस पार्ट से डिवाइड करते हैं जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है ऑलवेज, ये बात हमने बताया था। लेकिन वो प्रोसीजर तब था ना जब लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, हमको लिमिट का आंसर निकालना है? नहीं, आपको लिमिट का आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिमिट का आंसर आपको जो दिया है, हमें इसमें वो पार्ट को 0 करना होगा जो पार्ट इनफाइनाइट बना रहा होगा इस पर्टिकुलर लिमिट के करस्पॉन्डिंग, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बात। जब हम लोग इनफाइनाइट टाइप के लिमिट क्वेश्चन जब सीख रहे थे, तो याद करो किसी भी लिमिट का जो फाइनाइट आंसर आता था, लिमिट का फाइनाइट आंसर आता था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री सेम होती थी, ठीक, या फिर नीचे की डिग्री ज़्यादा होती थी ऊपर वाले के रिस्पेक्ट। इसी 2 केसेस में सिर्फ फाइनाइट आता था। लेकिन अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता था। यार ये सब सिर्फ सुनने में नहीं दिखना है आपको, यार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो लिखा है, ऐसे छोटा सा बात पूछ देता हूँ, जैसे मान लो इसका आंसर पूछूंगा तो क्या है, तो बेसिक बात है, इनफाइनाइट आएगा। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दे, ऊपर की डिग्री कम में नीचे की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? ये आएगा 1/x 1/x²। तो इस लिमिट पे इसका आंसर क्या आएगा? 0। और अगर दोनों सेम हो गया, जैसे मान लो यहाँ पहले इन दोनों देख लो क्या है, ऊपर डिग्री सेम ज़्यादा रखा है नीचे के रिस्पेक्ट में, तो आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। नीचे की वैल्यू ज़्यादा है डिग्री के मामले में, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 भी एक फाइनाइट ही होता है। लेकिन अगर दोनों सेम रख दें, तो दोनों सेम रखेंगे तो भी आंसर एक फाइनाइट आएगा। यानी फाइनाइट आने के 2 रीजन है, या तो दोनों डिग्री सेम हो,
हालांकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। या फिर क्या, दोनों के रिस्पेक्ट में नीचे की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है नीचे के रिस्पेक्ट में तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाया। तो यहाँ पे ऊपर डिग्री क्या है 2, नीचे की डिग्री 1 है, तो कहाँ की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर का। अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। लेकिन अपने क्या चाहिए, एक फाइनाइट आंसर। हमें आंसर क्या चाहिए, फाइनाइट। तो फॉर फाइनाइट केसेस के लिए 1 माइनस ए को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर का डिग्री टर्म हट जाएगा तो आप देख सकते हो ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होगा, और जब दोनों डिग्री सेम होगा तो आंसर हमेशा एक फाइनाइट आता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने 0 क्यों किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गया आसानी से। तो अब क्या करें भाई, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, ये वाला पार्ट, तो सिर्फ बचता है माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी। कुछ बातें हमने ट्रिक के थ्रू बताया था कि अगर दोनों डिग्री सेम होती है तो उनके हाईएस्ट डिग्री टर्म्स का कोफिशिएंट ही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ऊपर का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए प्लस बी, और नीचे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1। यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 आया है तो b की वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा। तो a का आंसर यहाँ पे है और b का आंसर यहाँ पे है। ठीक, जिन बच्चों को ये डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए क्या टेक्निक है, वो इस डाटा में x से डिवाइड करेगा। जैसे x से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा और इसके नीचे x आएगा, तो नीचे x आ रहा है तो इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि x इनफाइनाइट है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x, तो 1/x 0 हो गया, यहाँ का, यहाँ का आंसर 1 और यहाँ का -1 प्लस। ठीक है, ये कुछ बातें हमने ट्रिक के थ्रू बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी खत्म हुआ। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर बहुत जल्दी आता है। मतलब क्या होगा, वाह क्या मतलब गजब मिल गया जो अभी थ्योरी देने वाला है। अभी जो भी वर्क किया है बिना किसी थ्योरी का, बिना किसी कॉन्सेप्ट का, आई थिंक कॉन्सेप्ट बताया है, कौन सा थ्योरी लगा है, कोई थ्योरी नहीं। आपका बेसिक चीज़ था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था इन दोनों एग्जाम्पल्स में, जो टर्म्स इनफाइनाइट बनाएगा सिर्फ उसी पार्ट्स को 0 के इक्वल करना होगा 100%। ठीक, अदरवाइज जो लिखा जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग थ्योरी सीखने जा रहे हैं कि इस थ्योरी को पढ़ के बेनिफिट क्या है, किस तरह क्वेश्चंस में इसका ज़्यादा यूज हो। तो आइए उस थ्योरी को हम लोग देखते हैं, और इस थ्योरी पढ़ने के बाद आपके इस तरह क्वेश्चन सारे बहुत आसान हो। ठीक, बट उसका जो मेन फैक्ट है और मेन फैक्ट यही है, ध्यान इस बात पर, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो अगला जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उस थ्योरी को बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस में आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उस थ्योरी का जो काफ़ी लवली टाइप का है। ठीक है, बहुत रोमांटिक फॉर्मेट में ये थ्योरी है। इस थ्योरी को सीखने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, मतलब जो आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। छोटी सी बात है समझने वाली, थोड़ा सा आइए देखते हैं क्या है। कहा गया है कि कोई भी लिमिट में क्वेश्चन हो, यहाँ पे मैंने लिमिट की वैल्यू a लिखा है। अब इस a के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0, 1, 2, 5/2, 3, कुछ भी। और कुछ क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में हो f(x/dx), यानी कि न्यूमरेटर में भी कुछ होना चाहिए जरूर और डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले दोनों एग्जाम्पल में न्यूमरेटर में कुछ था, डिनोमिनेटर में कुछ था। और इसका जो आंसर हो क्वेश्चंस में दिया जाना चाहिए सिर्फ इस तरह के फाइनाइट नंबर। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल में फाइनाइट के प्लेस पे 1 था, जस्ट पिछला एग्जाम्पल में फाइनाइट के प्लेस पे 0 था। तो फाइनाइट नंबर मतलब है क्वेश्चंस में इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस फाइनाइट नंबर के प्लेसेस पे कुछ भी हो सकता है, 0, 1, -2, 3/2, 5/4, कुछ भी हो सकता है फाइनाइट नंबर। और अब ये खास बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को अगर इग्नोर करोगे तो फिर आप गड़बड़ करोगे। अभी तक जो इंपॉर्टेंट बात आया वो ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट में से लिखते हैं। रूल ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वेश्चन हो और लिमिट का आंसर आपको क्वेश्चंस में दिया जाए कि वो एक फाइनाइट नंबर और एंड
इस लिमिट को सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर रखते समय ये देखें कि अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इस पर्टिकुलर लिमिट्स पे, आप देख सकते हो ये लिमिट मैंने सेम रखा, हालांकि इसको नहीं भी लिखवा कोई खास पर नहीं पड़ता क्योंकि हम यही समझा देते हैं, लेकिन ये लिखने के बाद थोड़ा सा क्लियर होता है। इस लिमिट्स पे डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वही जी एक्स है, डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला। अगर इस पर्टिकुलर लिमिट्स पे, जिस लिमिट पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उस पर अगर इसकी वैल्यू 0 आता, इसकी वैल्यू क्या आता हो 0, अगर ये बात हुआ तभी आप जाकर ये एक छोटा सी पॉइंट है जो आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने बात बता दिया। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, तो ये जो मैंने पिछला 2 एग्जांपल्स कराया है उन्हीं का ये रिव्यू है। कैसे, अब बताओ, अगर नीचे वाला 0 गया, अब खुद सोच के देखो कि नीचे वाला अगर डेल्टा 0 है तो 1/0 तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन अपन को क्या चाहिए फाइनाइट। ये मैं प्रूविंग बता रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले 2 एग्जांपल्स किया था उस एग्जांपल को देख कर आपको नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या एकदम आ गया, तो वो क्यों आया वो मैं बता रहा हूँ। तो नीचे वाला डाटा अगर 0 जाता है, अगर वो होता है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन आप सोचो आंसर तो हमें फाइनाइट चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो डाटा को इनफाइनाइट बनाता है उस पार्ट को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आप बताओ जब जी एक्स 0 जा रहा है तभी 1/0 इनफाइनाइट, तो इस पार्ट में मुझे 0 करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या लिखा है एफ एक्स, तो इस ऊपर वाले पार्ट को अपने को 0 करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। ठीक है, मैंने रीज़न भी बता दिया। अब फाइनल बात करते हैं जो आपको क्वेश्चन करते समय सिर्फ यूज करना है। ठीक है, अब आपको नहीं समझना है कहाँ से आना है, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसा कुछ नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्या मेन बात होगा, सिर्फ उसको ध्यान से अब लास्ट टाइम सुनेंगे। आपको न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर क्वेश्चन होंगे, राइट साइड कोई ना कोई फाइनाइट फंक्शन, फाइनाइट नंबर होगा कोई ना कोई, 2/3, 1/2, -1, 3, 0, 1/5, कुछ भी किसी टाइप, और उस लिमिट पे जो नीचे वाला फंक्शन है वो 100% 0 को जाना चाहिए। तो अगर ये 0 जाता है तभी ये रूल लगेगा, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी कि जो न्यूमरेटर पार्ट होगा वो ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 होगा तो भी 0 होगा, 5 होगा तो भी 0, इससे नहीं मतलब। अगर डिनोमिनेटर वाला 0 गया तो आप आग बन देते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट को 0 लिखते हैं, थ्योरी खत्म। ठीक, अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल किस तरह के होते हैं इस कॉन्सेप्ट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ax + 5 - b अपॉन sin x = 3, जबकि क्वेश्चंस का लिमिट है वो 3, यानी कि फाइनाइट नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो रूल जो अभी सीखा गया है इसी रूल को फॉलो करेंगे और हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे जब जब नीचे वाला पार्ट 0 बनता चला जाएगा। थोड़ा सा माइंड में इसको चेक करना जरूरी है, माइंड में चेक करना जरूरी है। चेक करो क्या इस लिमिट पे 0 जा रहा है क्या, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तो ये डाटा हमने जब चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि 0 हो जा रहा है। तो रूल क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 होता है तो लिमिट चाहे जो कुछ यहाँ लिखा हो इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर पार्ट की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगा ऑलवेज। ये रूल था, अगर नीचे वाला पार्ट 0 जाता है तो ऊपर वाला पार्ट भी 100% 0 जाना चाहिए, यही थ्योरम था। अब x के प्लेस पे अगर 0 रख दे तो ये तो बहुत आसानी से b की वैल्यू आ गई। b आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में, क्योंकि हमें a भी तो निकालना, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये डाटा क्या हो जाएगा, b की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, तो नीचे सिर्फ बचेगा sin x। ठीक, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a, x को नीचे ला दो तो बेटर रहेगा क्योंकि जिस लूप में हम लोग फॉर्मूला रटे हुए हैं उस लूप में बन जाएगा। अब देख सकते हो इस लिमिट पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, इस लिमिट पे डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, sin x अपॉन x की वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया 3 और b की वैल्यू क्या आ गया 5। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में मुझे किसी भी चीज़ के एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ा,
हालांकि इस सवाल को आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए सब 1/sin को कोसेक एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक एक्स में तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो रूल सीख रहे हैं, ये रूल सबसे बेनिफिट है। इस रूल को पढ़ने के बाद आपको अगर बाई चांस एग्जाम में एक्सपेंशन नहीं भी याद होता है, फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके फाइनल आंसर तक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग मेंस और एडवांस के करने वाले हैं, तो इसको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मेंस में स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक 2019 यानी प्रीवियस ईयर्स में आया था जेईई मेंस में, ठीक है। तो पैटर्न सेम है, यहाँ पे बस a प्लस बी पूछा गया है। तो पहले हम a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 ऑप्शन में मिला देंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ पा रहे हो कि ये आज के लेक्चर का ही टॉपिक के क्वेश्चन है? कैसे पता चल रहा है कि आज के लेक्चर का ही क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें जो 5 है वो एक फाइनाइट नंबर है। तो जब किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय उसके रिजल्ट एक फाइनाइट नंबर होता है, तो उस सिचुएशंस में प्रोसीजर क्या करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इस लिमिट पे 0 जा रहा है क्या। जैसे x को 1 रखेंगे तो 1 - 1 0। और जो मैं जस्ट अभी थ्योरी पढ़ा रहा था लास्ट में, इस क्वेश्चन के पहले जस्ट जो थ्योरी आया है, ये थ्योरी आपको अप्रोक्सीमेटली 95% क्वेश्चन में वर्क हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट 0 बनता ही बनता है, ऐसा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखा है, इसलिए बात बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी लिमिट में डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 होता है, तो रूल क्या कहता है कि तब न्यूमरेटर की वैल्यू उसी लिमिट पे भी क्या होगा, 100% 0 होगा। ये रूल कहता है, ये तो रूल सीख क्या रहे कि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 है उस लिमिट पे, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट भी 100% 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो x के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो गाइस 1 - a + b = 0। दिस इज द मेकिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें, अब जो बंदा अभी यहाँ समझ में आ गया उसका काम बन जाएगा। आपके पास यहाँ 2 रास्ता है, या तो आप यहाँ से b निकाल लो इन टर्म्स ऑफ 1 - a, और इस b के प्लेस पे रख दो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1x² - ax प्लस b की जगह पे 1 - a, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे a - 1 आएगा, a - 1, और नीचे है x - 1 = 5। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखा जाए ध्यान से, ये x² - 1, तो ये इसको इकट्ठा कर लें, और इसमें से अगर -a कॉमन ले ले, तो ये x - 1 बचेगा। इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट में से मैंने -a कॉमन लिया है, ठीक। इसको ब्रेक करेंगे a - b a + b, तो a - b जब करेंगे तो x - 1 x - 1 दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x + 1, और यहाँ से बचेगा सिर्फ -a, ठीक। इस पार्ट से ये पार्ट खत्म। तो जो आस्तीन का सांप था वो मर गया, क्योंकि यही था जो 0 बना रहा था, तो वो गायब हो गया। तो अब जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1, यहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे रख दिया, यह आ जाएगा 2 - a = 5। तो गाइस a = -3। इस a की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे, अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ काम चला लेता हूँ। इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, पुटिंग फर्स्ट, इस वाले में। तो b = है a - 1, -3 - 1 आने की -4, तो b भी आ गया, a भी आ गया। फाइंड क्या करना अपने को, a + b। तो a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है -4, ये आ जाएगा -7। ये रहा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। मैं इस सवाल का कुछ अल्टरनेट बताना चाहूँगा। एक तरीका और है मेरे पास इस बात को शेयर करने का, जल्दी से लगाने का।
और ये बाई चांस इस मेथड से लग गया क्योंकि डाटा थोड़ा सा इजी वे में था, लेकिन जो मैं अब बोलने वाला हूँ ये ही सिर्फ मेन बात है। मैंने इसलिए इसको लगा दिया क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो मैं अल्टरनेट क्या बताने वाला हूँ, कहाँ से बताने वाला हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका क्या है, ठीक है। अल्टरनेट तरीका, तो अल्टरनेट वहाँ से मैं बता रहा हूँ जब ये वाले स्टेप्स हो गया, और ये स्टेप्स मैं हमेशा करूँगा आगे, चाहे जितना क्वेश्चन, चाहे कभी भी दोबारा अगर करूँगा तो, ठीक है। और आपको यही याद रखना है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक। ये देखते हैं यहाँ पे क्या बात है जो मैं छुपा रहा था, उसके बगैर किया पिछला क्वेश्चन, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको दिखा के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो यार, अब बताओ डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या था, 0 इस लिमिट में। न्यूमिनेटर वाले का हमें पता ही नहीं है क्योंकि x पे 1 रखेंगे तो पता नहीं क्या बनेगा, 1 माइनस ए प्लस बी। और अब बताओ 1 माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 0। यार जब x को 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 माइनस ए प्लस बी, नीचे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस ए प्लस बी केवल यहाँ से 0 है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो क्या गाइस ये 0/0 फॉर्म बन गया। क्या ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म हुआ तो अब हम लोग इसमें यूज करेंगे क्या, dn। और ये मैं हमेशा करूंगा हर सवाल में, चाहे आज के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना दिख जाए, हमेशा यही करूंगा, ठीक है। तो जब आप नीचे वाला पार्ट 0 होता है तो आप जब ऊपर वाले पार्ट को 0 करते हो तो इससे ही ये समझ में आ जाता है कि आपने जब ऊपर वाले 0 किया तो ये अंडरस्टूड है कि 0/0 फॉर्म बन गया, और जैसे 0/0 फॉर्म बना तो ये डीएन रूल लग गया। तो डीएन रूल क्या कहता है भाई, डिफरेंशिएशन का काम आता है इसे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ax में हो जाएगा a, b कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू 0, x का हो जाएगा 1 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। अब लिमिट को रख दो तो यह आ जाएगा 2 माइनस a इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -3। अब जाकर नोट्स में देखो a की वैल्यू पिछले मेथड से भी -3 ही आया, लेकिन उसमें काफ़ी सारे काम करने पड़े थे, कॉमन निकालना, फैक्टर कैंसिल करना सब, लेकिन मैं इसी मेथड को हमेशा फॉलो करूँगा, ठीक। तो a आ गया यहाँ पे और b यहाँ पे रख कर b निकाल लो, a की वैल्यू यहाँ रख कर b निकाल लो, जैसे यार पिछले क्वेश्चन में किया गया था। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एडवांस क्वेश्चन करने। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2015 मेंस एडवांस में आया था, ठीक है। तो इस ये जो आंसर जब क्वेश्चन आया था तो उसमें इंटीजर टाइप के आंसर होते थे 0 से 9 के बीच का। एडवांस में जो इंटीजर होता है वो 0 से 9 के बीच में ही होता है। इस समय जो एनटीए पेपर हो रहा है उसमें इंटीजर में किसी भी तरह का हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, किसी टाइप का, ठीक है। भाई देखते हैं क्या है। तो मैंने क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। आगे m एंड n बी 2 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी m और n दोनों की वैल्यू इंटीजर होने के साथ साथ 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1 से ज़्यादा मतलब mn की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस तरह के डाटा है। इफ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू -e/2, तो आपको बताना है m/n का रेशियो क्या होगा, ठीक। सबसे पहले चेक करते हैं इस डाटा को अगर देखा जाए तो अल्फा को जब 0 रखेंगे तो 0 पर n क्या है, 1 से ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा है तो 0 पर 2 क्या होगा, 0। 3 लिखा है मान लो 0 पर क्यों भी 0 होगा, यानी कि पूरा मिला के 0 हो रहा है, तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि बचेगा e माइनस e, तो ऊपर मिला के आ गया 0, नीचे भी सेम पैटर्न, अल्फा 0 है और n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये भी 0 आएगा, यानी हमने मेहनत करके ये कंफर्म कर लिया कि 0/0 फॉर्म है। और आपको पता होगा कि 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग डीएल का यूज कर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या है। अब डीएल लगाओ, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, e पर x का डेरिवेटिव e पर x होता है, कि cos अल्फा पर n करेंगे चैन रूल से तो आ जाएगा माइनस साइन, फिर अल्फा पर n का करेंगे तो आएगा n अल्फा पर n -1, और e एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0, तो लिखने कोई मतलब नहीं है। अल्फा पर m का करेंगे तो आ जाएगा m इंटू अल्फा पावर m -1। तो मुझे बताया कि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि डी एल उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है जो लिमिट्स का वेरिएबल होता है, यानी कि इसके सामने डी अपॉन डी अल्फा, नीचे भी डी अपॉन डी अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डाउट होता है अल्फा के लिए, तो आप एग्जाम में क्या करना, जहाँ भी अल्फा वेरिएबल देखना वहाँ पे एक्स से रिप्लेस कर देना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के तौर पे है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे अल्फा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके ही लगाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अब यहाँ पे देखा जाए तो एन और एम इसको बाहर निकाल लो, एन अपॉन एन बाहर आ गया। अच्छा, माइनस भी है, माइनस भी बाहर निकाल लो, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, ये एन और ये एम, ये माइनस माइनस एन अपॉन एम, मतलब चीज़ों को पैटर्न को फिक्स कर रहा हूँ क्या क्या जरूरत है। एक पावर कॉस अल्फा पावर एन, और क्या क्या जरूरत है, यहाँ पे अपने को चाहिए साइन अल्फा पावर एन, ठीक, इनटू अल्फा पावर एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई अल्फा पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2। कुछ किया नहीं यार, मैंने बस चीज़ों को अरेंज करने में ध्यान लगाया है। अब देख सकते हो एन अपॉन एम यहाँ आ गया, अल्फा पावर एन माइनस 1 और नीचे अल्फा पावर एम माइनस 1, दोनों मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये डाटा सेफ है, ये पूरा सेफ है। क्यों सेफ है भाई? क्योंकि cos 0 को 1 होता है, तो ये ई आएगा, तो ये डाटा सेफ है ऑलरेडी। ये गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये 0 बना दिया, तो अगर ये 0 बनाया तो पूरा मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन लिमिट का वेरिएबल तो माइनस ई बाई 2 है, आंसर तो माइनस ई बाई 2 है। तो यानी कि अगर इसको एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है तो मुझे इसमें अल्फा पावर एन 0 टेंड कर रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो इस बात का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। तो अल्फा पावर एन से डिवाइड किया और अल्फा पावर एन से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने समय बचाया, आप चाहो तो नेक्स्ट कॉपी में, मतलब उसी कॉपी में अगली लाइन में ये स्टेप लिख सकते हो अगर आप वहाँ बनाना नहीं चाहते हो तो। अब गाइस देखो, तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया इस पर्टिकुलर लिमिट्स पे, क्योंकि अल्फा 0 रखेंगे तो ये 0 टेंड हो रहा है और सेम टू सेम 0 नीचे है, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 1, ठीक। लेकिन इसको अगर हम देखा जाए सॉल्व करके तो ये आएगा 2n माइनस 1, बेस सेम पावर ऐड हो गया, और नीचे वाले पार्ट जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का m प्लस का 1, ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा 2n माइनस m, 2n माइनस m, यानी कि इस कंप्लीट को सिर्फ सिंपलीफाई किया है और ये बन गया, ठीक। बाकी डाटा लिख लो, क्योंकि मैंने बताया आपको लिमिट हमेशा एक साथ लिखते हैं, बट एग्जाम में आप चाहो तो जब बार बार सेम चीज़ कॉपी करने ज़्यादा बेटर है कि आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा हो गया। अब बताओ, ये 1 हो गया, ये आ रहा है e माइनस एन बाई 2, तो ये पार्ट अब गड़बड़ कर रहा है क्योंकि अल्फा 0 टेंड कर रहा है ये वाला पार्ट, और 2n माइनस एम ये सब कुछ 1 से ज़्यादा है, तो ये मिलाकर कितना आ रहा है 0, ये मिलाकर क्या आ रहा है 0। लेकिन यहाँ तक के जो डाटा है वो कुछ समथिंग नंबर आएगा, जैसे ये 1 आ रहा है, ये माइनस एन अपॉन एम इंटू ई आ रहा है, ठीक, माइनस एन अपॉन एम इंटू ई, तो इतना डाटा तो नॉन जीरो है क्योंकि ये 1 है और ये माइनस एन ई अपॉन एम, लेकिन इस पर्टिकुलर टर्म्स के कारण ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है। लेकिन अपने को क्या चाहिए भाई? अपने को तो माइनस ई बाई 2 चाहिए ना, तो इसमें 0 तो नहीं आना चाहिए किसी कीमत पे, तो ये जो 0 बना रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2n माइनस एम की वैल्यू किसके इक्वल कर दो? 0 के, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो किसी भी संख्या पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसी पार्ट को 0 के इक्वल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो लिमिट का आंसर है वो मुझे माइनस का e बाई 2 चाहिए, जबकि ये नॉन जीरो नंबर है। लेकिन ये सारे टर्म्स तो नॉन जीरो थे, यहाँ तक सारे नंबर नॉन जीरो थे, लेकिन इस पर्टिकुलर टर्म्स के कारण ये 0 बन रहा था, इसलिए मुझे इसके पावर को 0 करना पड़ा। यहाँ से 2n इज इक्वल टू m
तो m बाई एन इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या पर्टिकुलर लिमिट्स पे इसका आंसर क्या वास्तव में माइनस ई बाई टू आता है कि नहीं आता? इस पर्टिकुलर लिमिट्स पे इसका आंसर क्या माइनस का ई बाई टू आता है कि नहीं आता? अब उसको हमें चेक करना जरूरी है। आंसर है कि नहीं है वो कंफर्म होगा जब इसका आंसर माइनस ई बाई टू आएगा। यही कर लेते हैं छोटा सा है। तो देखो माइनस एन अपॉन एन, ये हो जाएगा ई और इसकी वैल्यू है 1 और ये भी हो जा रहा है 1 और ये है माइनस ई बाई टू। ठीक, अब देखो यहाँ से कुछ भी लिख दो, n की जगह पे 2a लिख दो, तो n से n खत्म, तो माइनस ई बाई टू माइनस ई बाई टू। तो आप देख सकते हो ये पार्ट जीरो क्यों हुआ था, क्योंकि ये जीरो जब होगा तभी इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ई बाई टू के। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन बिल्कुल सही है, यानी कि m अपॉन n का रेशियो पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो समझाने के लिए काफ़ी लेंदी है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी करना होगा। ठीक है, तो अब इसका ये यूनिक मेथड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ यही मेरे पास इकलौता मेथड है तो इसी से काम चला लेंगे, ऐसा भी नहीं। इसके और भी मेथड हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अल्टरनेट मेथड मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। तो अब हम एक सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूँ, उसको मैं अल्टरनेट फिलहाल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये सेकेंड मेथड है। बाई चांस यहाँ पे लग जा रहा है। ठीक है, क्या है सेकेंड मेथड, आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी चेक करके देखा कि ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो पहला था डीएल रूल से लगाना। अब यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ जो मैथमेटिकली डीएल रूल से पहले के लेक्चर्स पढ़े थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे हमने 1 पढ़ाया था, आपको याद है? यानी कि यहाँ पे माइनस 1 होना चाहिए और ई पावर जो भी लिखा हो ये 0 टेंड होना चाहिए और सेम टू सेम नीचे होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस 1 नहीं है, तो इससे एक हिंट मिला अपने को ये कि अगर ई कॉमन ले ले यहाँ से, ये बचेगा ई पावर कॉस अल्फा पावर एन माइनस 1। ई जब कॉमन लेंगे तो ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इस पैटर्न का मुझे सेट करना है, तो पहले सेट करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है क्या ये 0 जा रहा है, चेक कर लो। अल्फा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 को 1, 1 माइनस 1 0। जी हाँ, ई पावर ये 0 को टेंड हो रहा है, तो अब अपने को सेम डाटा नीचे भी अपीयर कराना पड़ेगा। तो कैसे अपीयर कराएं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 ई टाइम्स ई पावर कॉस अल्फा पावर एन माइनस 1 एंड कॉस अल्फा पावर एन माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, इसी से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चंस में कोई भी फर्क ना पड़े, और नीचे आपके पहले ही अल्फा पावर एन है। ठीक, अब तो खैर एग्जाम में समय बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि इसकी रिजल्ट हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, हालांकि ये हमें अब अगर आप एकेडमिक लेवल देने जा रहे हो एग्जाम तो ऐसा ना करना, कभी भी आपको एग्जैक्टली साथ साथ लिखते आना होगा, लास्ट में लिखते हैं जब एक साथ समय आता रखने का। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समय बचाना होता है, तो ये सब तरीके हैं समय बचाने के। तो मैं देखो क्या करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू हमें पता हो गया 1 हो गया 100%। अब यहाँ पे देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, ठीक, और ये हो जाएगा अल्फा पावर एम। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये माइनस से माइनस खत्म कर दो चाहो तो, यहाँ बचेगा ई 1 माइनस कॉस अल्फा पावर एन एंड अल्फा पावर एन। अब देख सकते हो ये फिर से 0 बाई 0 बना रहा है, ये डाटा फिर से 0 बाई 0 बना रहा है। या तो अब इस तरह कर लो, या फिर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टू वैल्यू 1/2 पढ़ा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो एक्स की जगह पे अल्फा पावर है, नीचे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होता है,
मुझे अल्फा को और एन के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा एंड उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या तो अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पे डी एल लगाना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो फिलहाल मुझे याद है, मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 माइनस कॉस अल्फा कॉर एन, ठीक है। तो अल्फा और एन के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लें और उसी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, ये मैंने होल स्क्वायर से क्यों किया है, क्योंकि बच्चे अपने को याद है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली 1/2 के इक्वल होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं इसके आगे प्रोसीजर में। तो अब बताओ, ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अल्फा कॉट 2n माइनस n। अब आप खुद सोचो यहाँ पे कि e/2 तो आ गया, अब e/2 ही हमें चाहिए राइट साइड, e/2 आ गया और e/2 चाहिए, अलग से कोई नंबर नहीं चाहिए। लेकिन इसमें तो अलग से नंबर आ रहा है और ये मुझे गैप करना है। तो गैप कब होगा भाई, जब इस लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो किसी भी संख्या पाओ 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो ये गायब हो गया। तो ये पार्ट e/2 इधर भी हो जाएगा और e/2 इधर, और यही हमें चाहिए। यहाँ से m/n की वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो इसको अपलोड करो। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग एडवांस के 2016 एडवांस मैथ, ठीक है, इस फॉर्मेट के। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक। तो लिखा है लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल, अल्फा और बीटा कोई ना कोई रियल नंबर है, बी सच दैट, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या क्वेश्चन देखकर आप समझ पा रहे हो कि ये फाइनाइट टाइप के क्वेश्चन है। कैसे, लिमिट का आंसर आपको दिया है 1 के इक्वल और ये है फाइनाइट, ठीक। तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फॉर्म है। तो जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है और नीचे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0। बाई चांस डिनोमीटर भी 0 है, न्यूमरेटर भी 0 है। जब भी इस तरह का पैटर्न्स बनता है तो आपका हमेशा से एक ही अधिकार रहा है कि इसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म बनने के बाद आप DL लगा सकते हो आसानी से। क्या लगेगा भाई, जब इसमें यूज करेंगे DL तो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, तो अंडरस्टूड है। लिमिट के वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स का हो जाएगा कॉस बीटा एक्स, प्रोडक्ट रूल से हो रहा है यहाँ पे। ये बीटा एक्स का होगा तो बीटा आ जाएगा प्लस साइन बीटा एक्स एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x होल डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस कॉस एक्स। अब हम लोग फिर से लिमिट चेक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 0 आ रहा है, ये भी 0 हो रहा है, मतलब ये दोनों पोर्शन क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ चीज़ का जुगाड़ करें तो यहाँ पे आएगा कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लो। जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है अपना x बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये बचेगा बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स एंड प्लस साइन बीटा एक्स, ये आ रहा है अल्फा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे x को जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो ऊपर तो सब 0 आ जाएगा, लेकिन जब नीचे 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1। लेकिन अपने क्वेश्चन फाइनाइट चाहिए तो ऊपर भी 0 बन रहा है तो नीचे भी 0 बनना चाहिए ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, फिर हम इसको सॉल्व करके फाइनाइट तक आंसर ला सकें, ठीक। तो इसलिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए था। याद करो एक जो थ्योरम पढ़ रहे थे अभी हम लोग, उस केसेस में थ्योरम थोड़ा उल्टा था। उल्टा क्या था, मतलब उसमें नीचे 0 होता था, ऊपर नहीं होता था। यहाँ पे नीचे वाला टर्म 0 हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, नीचे वाला जो टर्म्स है वो 0 नहीं हो रहा है, ऊपर वाले टर्म्स 0 हो रहे हैं। तो इसलिए नीचे वाले टर्म्स को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से cos 0 कर लेंगे, तो
cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो अल्फा का वैल्यू होपफुली 1 आ जाएगा। अब इसको लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैं यही लिख देता हूँ, स्पेस काफ़ी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स प्लस 2x साइन बीटा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अल्फा इज पे 1 था, रख दिया, और ये पूरे लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। आपको याद होगा एक फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस एक्स अगर देखा जाए तो नीचे उसके एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो है नहीं, तो इसी से हमें हिंट मिल गया कि डिवाइड कर देना चाहिए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड किया हो तो ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट करूँगा, वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट प्लेस जो होगा ये वाला, तो उसमें एक्स स्क्वायर पहले से अवेलेबल है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा बीटा कॉस बीटा एक्स। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर सिर्फ एक एक्स है, तो नीचे में जो एक्स स्क्वायर आएगा उससे एक पार्ट कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा सिंगल एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब एक्स को 0 करेंगे तो कॉस 0 को 1 होता है, तो ये हो जाएगा बीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला को पढ़ाया गया है, साइन के एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू के होता है, ठीक। इसका रिजल्ट होगा 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 3 बीटा एंड डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है 3 बीटा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा भाई 6 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/6। बीटा आ गया। अब क्या करें भाई, अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा और इनटू में 6 है। बस कोई दे करना है, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू 1/6, बीटा की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 7/6, 6 6 खत्म, दिस पार्ट इज व्हाट 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 7 है। ये भी इंटीजर में आया था तो इसलिए 7 यहाँ का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर हम लोगों ने एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व किया, ओके। तो ओके नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन हमारा इस मेथड से सॉल्व हो गया। कुछ तरीके और भी इसके इजी वे में करने के हो सकते हैं, कुछ और तरीके हो सकते हैं, तो मैं एक अल्टरनेट मेथड से भी बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं इसके अल्टरनेट तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट मेथड हम लोग देखना पसंद करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिड्यूस करने काम आएगा। आपको याद होगा साइन एक्स का हम लोग एक्सपेंशन सीख रहे थे, नहीं, साइन एक्स का क्या था भाई, पावर ऑड चलते हैं, तो x था तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे बस x के प्लेस में क्या है, बीटा एक्स है, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो देख सकते हो एक्सपेंशन का भी हम लोग यूज करके काम चला सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कौन सा वाला लगा है। मेथड तो बहुत सारे हैं। साइन एक्स को हम लोग यूज करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस, इस तरह करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, और इन सबका रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करें भाई, तो अब देखो यहाँ पे ऊपर से मिनिमम कम से कम एक एक्स तो कॉमन आ ही रहा है, और बाहर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर 3 फैक्टोरियल, बीटा पावर 5 एक्स पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, एंड इस तरह चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। नीचे ध्यान देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस माइनस, तो जब माइनस एक्स होगा तो इसमें से एक्स के बाहर कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक दोनों जा रहे हैं, और लिमिट है अल्फा टेंड टू 0। अब यहाँ पे सोचने वाला स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक। अब याद करो क्वेश्चंस में अपने को फाइनाइट चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो फाइनाइट चाहिए।
तो फाइनाइट तभी आएगा, एक बार हम चेक करके देखते हैं कब आएगा। जैसे x को 0 रख रहे हैं तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। जब x को नीचे 0 रखेंगे तो ये 0 0 0, सिर्फ ये गड़बड़ कर रहा है अल्फा माइनस 1। ऊपर 0 है, नीचे अल्फा माइनस 1 से बचेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 0। यहाँ 0 0 सब 0 होगा, सिर्फ नीचे बचेगा अल्फा माइनस 1। ऊपर कंप्लीट 0 है, नीचे अल्फा माइनस 1। तो हमें तो आंसर लेकिन 1 चाहिए ना। तो अगर ऊपर 0 है और नीचे नॉन 0 तो डिवाइड होगा 0 आ जाएगा, लेकिन अपने को तो 1 चाहिए फाइनाइट नंबर में। तो इसलिए मुझे नीचे वाले पार्ट्स को भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाना पड़ेगा। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने का मतलब है कि अल्फा माइनस 1 को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0। तो जैसे ये 0 हुआ तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा और इनमें से x³ कॉमन लेके ये x³ से कैंसिल होके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उस स्टेप को यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, तो नाउ स्टार्ट x³ माइनस बीटा बीटा क्यूब x² अपॉन 3 फैक्टोरियल बीटा पावर 5 अपॉन x पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक, और ये पार्ट हमने 0 बोल दिया। 0 क्यों बोला, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिर्फ बचेगा ये सारे नंबर। तो इन सारे नंबर से अगर हम x³ कॉमन ले लें इस वाले पार्ट से, ये बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और बगल में बचेगा x²। और इस तरह से बाकी सारे डाटा बचेंगे। ठीक, अब देख सकते हो x³ से x³ खत्म, आस्तीन का साफ खत्म हो चुका है क्योंकि यही दो नंबर थे जो 0 बाई 0 बना रहे हैं। तो ये जैसे ही गायब होगा तो x के प्लेस पे अब जहां जहां दिख रहे हैं वहां 0 रख दो और ये आएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होता है और ये भी 0 हो जाएगा होपफुली। ठीक, तो मैं अब इसको मिटा सकता हूँ, किसी काम का नहीं। यहाँ से आता ऊपर बीटा बचेगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो 6 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 6। अब जाकर देख सकते हो पिछले मेथड से भी अल्फा 1 आया था, बीटा की वैल्यू 1/6 आया था। तो बस अल्फा बीटा की वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और यू विल गेट फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से और भी अल्टरनेट हो सकते हैं, आप खुद से ट्राई करो। मे भी इसका एक मेथड और भी हो सकता है, बट ठीक है, 2 मेथड सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और एक थ्योरम पढ़ के काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें इन्फिनिटी पे लिमिट्स की वैल्यू पूछी जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।